Bismillahirrahmanirrahim. Now this video I have made for my students in BS Political Science, but the same topic was taught to first year, but their level was a little lower as compared to BS Law and BS Political Science. The topics that I'm going to do in this video are specifically mentioned in BS Political Science course outline, so this video will be beneficial for them. Otherwise anybody can watch it and learn something if I am able to teach some good thing. ओके now थोड़ा सा अगर मैं आज के टॉपिक का बैकग्राउंड करूं तो हमने यूटिलिटी और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंडिफरेंस अप्रोच की। इसके अंडर मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व्स क्या होते हैं वो बताया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ समझाई थी, मैंने बजट लाइन समझाया था, बजट लाइन शिफ्ट्स कैसे करती हैं वो समझाया था, और फिर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कुछ इस तरह थी कि इफ़ वी हैव अ बजट लाइन, let's say BL is a budget line of any consumer, and let's say the consumer has different indifference curves IC1, IC2, IC3. So where would it equilibrium lie? So in order to have or achieve equilibrium point, these were the two conditions, that at equilibrium marginal rate of substitution x for y should be equal to px by py, where I have told you earlier what is MRS. It is also called slope of indifference curve, and this one is the slope of budget line. So in other words, this condition means that the slope of indifference curve must equal to the slope of budget line. It can also be written like this: slope of IC must equal to slope of budget line. And the second condition was that at equilibrium point IC must be convex to the origin. Now if any point lying, let's say we have two x's, good x, two goods, good x being measured on x-axis and good y being measured on y-axis. BL, as I said, is the budget line, and these are the three indifference curves of the consumer. Now a consumer can be an equilibrium on only one of these indifference curves, but how do we know which one is the right one? हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे वो equilibrium पे है? तो हमें देखें, इन जो पॉइंट्स बजट लाइन पे साथ टच कर रहे हैं, एक ये एरिया है, एक ये है, एक ये है, और एक पॉइंट आप इस पे ले लें. You can call these points anything you like. Let me call these this. अब वन बाय वन एक एक पॉइंट को देखते हैं कि वो इनमें इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं. एम पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व्स इसकी इस मौजूदा बजट लाइन में पॉसिबल ही नहीं है. दिस पॉइंट लाइज वे अहेड देन दिस पर्सनस बजट, सो पॉइंट एम कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम पॉइंट. पॉइंट आर, पॉइंट एस, ये भी दो हैं क्योंकि ये बजट लाइन को टच कर रहे हैं, लेकिन ये एक लोअर इंडिफरेंस कर्व पर लाई करते हैं. क्यों एक कंज्यूमर लोअर इंडिफरेंस कर्व पर रहेगा अगर उसको मालूम है कि मैं एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा सकता हूँ? तो ले दे के आपके पास ये पॉइंट ई रह जाता है. यहाँ पर आपकी ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं. यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व जो है वो ओरिजिन पे कॉन्वेक्स भी है, और ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बेयरली टच, बिल्कुल ऐसे टच कर रहे हैं. इसका मतलब है कि इनका स्लोप भी बराबर है. तो ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं. तो आप ये सारी एक्सप्लेनेशन देने के बाद कह सकते हैं कि एट ई द कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम वेयर ही इज़ कंज्यूमिंग OX1 quantity of good X and OY1 quantity of good Y, and point E satisfied both of these
कंडीशंस। यहाँ तक हम कर चुके थे। आज जो टॉपिक करना है इसके लिए ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको याद कराना ज़रूरी थी। तो अब नेक्स्ट हमारे कोर्स आउटलाइन में क्या लिखा हुआ है, प्राइस चेंज और इनकम चेंज, जिससे मुराद ये है कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो तो इक्विलिब्रियम पर क्या अफेक्ट होगा और उसकी प्राइस चेंज हो तो इक्विलिब्रियम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज़ अ चेंज ऑफ इनकम। अच्छा, अब पहला केस हम इसमें ये कर लेते हैं जब हमारे पास दोनों गुड्स नॉर्मल हैं। ठीक है, अब इनकम देखें, पहले तो मैं आपको ये ज़रा सा रिकॉल करा दूं कि लेट्स से एक कंज्यूमर है, ही इज़ कंज्यूमिंग व्हीट and he is consuming rice, and this was his initial income. Let's say his income was budget line, I said income, his budget line was this much. Let's call it BL. On BL he was on IC curve 1 at point E with equilibrium, where he was consuming, let's say, W1 quantity of wheat and R1 quantity of rice. Just to make it easy, I have written W for wheat and R for rice. You can use any. Now let's suppose that both these commodities are normal goods and his income rises. Now, what are normal goods? Normal goods are those goods which are consumed more when your income increases. Okay, so if this person's income rises, his budget line is going to shift outwards, just like this. Let's say his new budget line is now B dash L dash. Since now he has more income, he can enjoy more quantity of wheat and more quantity of rice, especially assuming that both are normal. जब हमने कह ही दिया है कि ये नॉर्मल कमोडिटीज़ हैं तो ये अब ज़्यादा इन दोनों की क्वांटिटी ख़रीदेगा। अब ये एक हायर इंडिफरेंस कर्व पर आ गया IC2 पर। यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम है, इसको कहते हैं, अगर ये E1 था तो लेट्स कॉल इट E2। यहाँ पे ही इज़ कंज्यूमिंग OW2 क्वांटिटी ऑफ व्हीट and OR2 quantity of rice. Suppose his income further rises, further his budget line is going to shift outwards. Now let's call it B double dash L double dash. Both the commodities are normal. He will have to consume more of both. So he is going to move to IC3. On IC3, let's say his equilibrium is at E3, where he is consuming W3 of OW3 of quantity of wheat and OR3 quantity of rice. Now we have these three equilibrium points. Now we join these three equilibrium points, and what do we get? ICC, income consumption curve. Okay, now income consumption curve just shows that with the rise in income, the consumer generally buys more quantities of the two commodities, since we have assumed that the two commodities are normal. ठीक है, ये आपका है इनकम कंजम्पशन कर्व। तो ये हमने एक सिचुएशन कर ली कि इंडिफरेंस एनालिसिस में इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे मूव होता है अगर उसकी इनकम चेंज हो और साथ साथ वो दोनों कमोडिटीज़ नॉर्मल कमोडिटीज़ हों, नॉर्मल गुड्स हों। दूसरी सिचुएशन इसमें ये वाली हो सकती है कि इनकम चेंज हो लेकिन इन दो गुड्स में से कोई एक गुड इन्फीरियर गुड हो। अब इन्फीरियर, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ये कंसिडर किया था ना कि ये दो गुड्स क्या हैं, नॉर्मल हैं। अब दूसरी किस्म की गुड्स इन्फीरियर भी हो सकती हैं।
इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती हैं? जिनकी हम कम कमोडिटी लेते हैं जब हमारी इनकम बढ़ जाए। Inferior goods are those goods which are consumed less with rise in income। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर ये सिचुएशन होगी, और इसमें भी आगे फिर दो केसेस हैं, तो दोनों ही मैं आपको बता देती हूँ। आई होप इट फिट्स ऑन दिस पेज कि इनकम एक शख्स की बढ़े लेकिन एक कमोडिटी इन्फीरियर हो। फिर ये भी डिपेंड करता है कि उस इन्फीरियर कमोडिटी को हम किस एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं। पहला केस हम ले लेते हैं वीट का। ठीक है, यहाँ पर हम वीट को इन्फीरियर ले लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे जो कमोडिटी है वो इन्फीरियर है और ये कमोडिटी इस शख्स के लिए क्या है? नॉर्मल है। और अगर इसकी बजट लाइन ये है BL, ये इनिशियली ई पॉइंट पर था, IC1 पे इक्विलिब्रियम के साथ, E1 इक्विलिब्रियम के साथ, ये इतना वीट और इतना राइस कंज्यूम कर रहा था। अगर अब इस शख्स की इनकम बढ़ती है तो इसकी बजट लाइन इस तरह दोबारा बाहर की तरफ शिफ्ट करेगी, लेकिन अब ये कमोडिटी इस शख्स के लिए इन्फीरियर है, यानी इसकी इनकम बढ़ेगी तो ये इसको पहले से कम कंज्यूम करेगा। तो ये इंडिफरेंस कर्व जो है इसका ज़्यादा इंक्लिनेशन राइस की तरफ हो जाएगा। तो इसको ये लेट्स से ये अब ज़्यादा राइस ख़रीदेगा। लेट्स से ये यहाँ पर आ गया इक्विलिब्रियम पे, इसको इसकी तरफ इंक्लिनेशन कम हो गया ना, वो इसको पहले से कम ख़रीदेगा। तो हमने कोशिश ऐसे करनी है, ऐसे ड्रॉ करें कि इससे पीछे की तरफ हम ज़रा चले जाएं, या हम ऐसे तरीके से शो करें कि ये थोड़ा कम आए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ओके, सॉरी फॉर द पॉज, OW2। ठीक, यहाँ पर अब ये शख्स इक्विलिब्रियम पे है। इसी तरह आप एक और भी ड्रॉ कर सकते हो कि एक मज़ीद इसकी इनकम बढ़ी लेकिन ये कमोडिटी इस शख्स के लिए वो थी इन्फीरियर थी, तो इसने ज़्यादा कंजम्पशन राइस की करना शुरू कर दी, तो इंक्लिनेशन दोबारा जो है वो इसकी तरफ मूव कर जाएगा, राइस की तरफ। आपके पास एक और पॉइंट आ जाएगा। लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू ऑन सम अदर पेपर ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। लेट मी ड्रॉ इट ऑन द बैक ऑफ दिस पेपर। मुझसे वो ज़रा अच्छा नहीं ड्रॉ हुआ। ठीक है, वीट एंड राइस, बजट लाइन, यूँ ज़रा इसको बना लेते हैं, अब ठीक आएगा हमारे पास। IC1 इक्विलिब्रियम यहाँ है, इतना इसने वीट कंज्यूम किया, मज़ीद इसकी सॉरी इतना वीट इतना राइस। ठीक, E1। अब जब दिस इज़ इन्फीरियर, ही इज़ गोइंग, हिज मोर इंक्लिनेशन इज़ गोइंग टू बी टूवर्ड्स राइस, ही इज़ गोइंग टू कंज्यूम मोर क्वांटिटी ऑफ राइस। तो ये IC कर्व थोड़ा सा उसकी तरफ झुका हुआ आपने बनाना है, ये इधर आ जाएगा E2। यहाँ पर देखें इसने इतना ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाया W2, यहाँ पर R2। इसी तरह मज़ीद इस शख्स की इनकम चेंज होगी, इसका इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा टूवर्ड्स राइस, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा हमारे पास, एक और पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह ये जब सारे पॉइंट्स को इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को आप मिलाएंगे, आपके पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, इनकम ये भी क्या है आपका, ये जो मैंने पहले अपनी ड्रॉइड, ये लाइन, ये क्या है? ये भी इनकम कंजम्पशन कर्व है। लेकिन ये सिचुएशन क्या है कि एक्स एक्सिस पे जो हम कमोडिटी ले रहे हैं ये वो है इन्फीरियर है और ये नॉर्मल गुड है। तो इनकम कंजम्पशन कर्व की डायरेक्शन राइस की तरफ होगी, क्योंकि इस शख्स के लिए ये नॉर्मल कमोडिटी है और ये उसके लिए इन्फीरियर है। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ करनी थी, बट द डायग्राम बिकेम वेरी स्मॉल, लेकिन बनता वही था।
ICC ऐसे पीछे की तरफ उसकी इंक्लिनेशन थी। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हम वाई एक्सिस पे ऐसी वो कमोडिटी मेजर करें जो इस शख्स के लिए इन्फीरियर है। लेट मी ड्रॉ इट हियर, आई होप आई एम इन द फ्रेम। ओके, नाउ यू कैन सी इट प्रॉपरली। यहाँ पर हम फिर ले लेते हैं वीट, यहाँ पर राइस, ठीक है। ये इस शख्स की बजट लाइन, ठीक है, BL, जिस पर ये अब हमारे लिए राइस क्या है, ये इन्फीरियर है। तो जब इसकी इनकम बढ़ेगी ये राइस को कम परचेज करेगा और ज़्यादा इंक्लिनेशन इसकी वीट की तरफ हो जाएगी, तो इंडिफरेंस कर्व का ज़्यादा झुकाव वीट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से ये इनिशियली IC1 पर था, ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब ये इसकी इनकम बढ़ी तो बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट कर गई, लेकिन अब ये इन्फीरियर है, ये नॉर्मल गुड हो गई है, तो इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा इसकी तरफ झुक जाएगा। अब ये इस शख्स का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। ये थोड़ा ओवरलैप हो गया है, E1 इसको बना देते हैं E1 E2, और ये क्या हो गया IC2। अब मज़ीद इस शख्स की इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन मज़ीद बाहर जाएगी, B'-L', इंडिफरेंस कर्व और भी इस तरफ इसका इंक्लिनेशन हो जाएगा, दिस विल बिकम RE3। जब आप तमाम इक्विलिब्रियम्स को कनेक्ट करेंगे विद अ लाइन तो जाहिर है इसका झुकाव जो है वो वीट की तरफ होगा, क्योंकि वीट हमने नॉर्मल गुड कंसिडर की है। तो ये राइस हमारा इन्फीरियर था तो उसकी परचेज़ उससे दूर जा रही है। तो ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस। अच्छा, इसको भी आप यही कहेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व व्हेन one of the commodities measured on y-axis is considered inferior। ये भी इनकम कंजम्पशन कर्व आपको दिखा रहा था, इनकम का इफ़ेक्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर, और इसमें इन्फीरियर गुड मेजर की गई थी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा, अब है दूसरी सिचुएशन, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो वजहों से चेंज हो सकता है, या तो उसकी इनकम चेंज हो या उस चीज़ों की प्राइस चेंज हो। इसमें अभी आपने देखा कि किसी में भी मैंने प्राइस चेंज कंसिडर नहीं किया था। अब नेक्स्ट कर लेते हैं चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसको प्राइस इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। और उसमें भी पहला हम कर लेंगे प्राइस इफ़ेक्ट ऑन द कंजम्पशन ऑफ अ नॉर्मल गुड। ये जो मैंने भी आपको बताया कि अगर एक दोनों नॉर्मल गुड्स हैं और उनमें से किसी एक की कीमत चेंज हो जाती है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या सिचुएशन होगी। पहले ये थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है कि नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, दीज आर दोज गुड्स हुज कंजम्पशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये वो गुड्स हैं जिनकी कंजम्पशन बढ़ जाती है अगर आमदनी बढ़ जाए। तो इसमें हम केस देख लेते हैं। इसमें भी हमारा इसी तरह हम बिगिन करेंगे कि लेट्स से अ कंज्यूमर इज़ purchasing two commodities. He is a rational consumer. He is consuming wheat, which we are considering a normal good, ठीक है, and he is consuming rice, ठीक। अब हम अज्यूम ये करते हैं कि ये शख्स पहले इस तरह इक्विलिब्रियम पर था, ये इसकी बजट लाइन थी, लेट्स कॉल इट BL। इस बजट लाइन पर ये इक्विलिब्रियम में था पॉइंट E पर, ठीक, और ये इतना वीट और इतना राइस कंज्यूम कर रहा था। अब हुआ क्या कि इसकी प्राइस वीट की प्राइस रिड्यूस हो गई, ठीक है। अब वीट की जब प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, इसका मतलब है उस शख्स की रियल इनकम में इजाफ़ा हो गया है। ये अब उसको पहले से सस्ता पड़ रहा है
वीट, तो ये उसको ज़्यादा ख़रीदेगा, यानी इसकी रियल इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन राइस की कीमत में हम कोई चेंज नहीं अज्यूम कर रहे, तो हम इस पॉइंट को सेम रखेंगे because of the reason that price of rice is considered constant and wheat price of wheat reduces, and since it's a wheat is considered as a normal good, now he is going to purchase more of this, and since its price has decreased, in other words it means that his real income has increased. तो income की वजह से इसका budget line भी shift करेगी, लेकिन इस तरह। क्यों इस तरह? क्योंकि इसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं आया था, तो वो उसका पॉइंट वही रहेगा। अब इसकी नई बजट लाइन हो गई BL-। अब BL- में ये वो ज़्यादा ख़रीद रहा है क्योंकि इसको हमने नॉर्मल कहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम या झुकाव आप कह लें। अगर ये IC1 था तो ये IC2 है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद अगर प्राइस की वीट की प्राइस कम होगी, मज़ीद इसकी रियल इनकम में इजाफा हो जाएगा। द बजट लाइन इज़ गोइंग टू फर्दर मूव आउटवर्ड्स, बट लाइक दिस इट विल बिकम BL-। अब BL- पे मज़ीद ये ज़्यादा वीट ख़रीदेगा, हिज इक्विलिब्रियम इज़ गोइंग टू बी एट E3। अब यहाँ से जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तमाम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को, ठीक है, कुछ इस तरह से, व्हाट विल वी गेट? PCC, विच इज़ प्राइस कंजम्पशन कर्व। और प्राइस कंजम्पशन कर्व आपको क्या शो करता है कि द राइज इन द अमाउंट परचेज्ड ऑफ व्हीट एज अ रिजल्ट ऑफ ए फॉल इन इट्स प्राइस इज़ कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका एक केस। अच्छा, इससे अब ऑपोजिट भी हो सकता है, इससे एक अलावा भी एक केस है, दैट कैन बी अ केस ऑफ गिवन गुड्स। यस, हियर आई हैव इट, प्राइस इफेक्ट व्हेन कमोडिटी X इज़ अ गिवन गुड। अब गिवन गुड क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। गिवन गुड इज़ अ टाइप ऑफ इंफीरियर गुड whose quantity demanded decreases with fall in price। यानी गिवन गुड्स वो होती हैं जो कि हैं इंफीरियर गुड्स ही। यूजुअली तो यही होता है ना कि कीमत गिरती है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा ख़रीद लें, तो वो तो नॉर्मल गुड हो जाएगी। गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स की एक किस्म है जिसमें हम जब किसी चीज़ की कीमत गिरे उसको बजाय ज़्यादा लेने के उसको कम ख़रीदना शुरू कर दें, तो वो कहलाएगी गिवन गुड्स। अब देखते हैं कि ये इंडिफरेंस एनालिसिस में अगर ये केस आ जाए तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरफ मूव करेगा। नाउ लेट्स अज्यूम वी हैव अगेन लेट्स से wheat, we are taking it as a given good and we have rice। ठीक है, फिर से वहीं से स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि ये एक बजट लाइन है एक कंज्यूमर की, इस पे ये शख्स इक्विलिब्रियम में है, लेट्स से एट पॉइंट E, और E पर ये इतना वीट और इतना राइस कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब वीट की कीमत गिर जाती है, विच मीन्स दैट हिज इनकम इन अ वे इंक्रीजेस। इसकी कीमत गिरी है, वो टेक्निकली इसको अब ज़्यादा ख़रीदेगा, तो बजट लाइन इस तरह मूव करेगी। इस बजट लाइन विल बिकम BL-। बट दिस टाइम वी आर कंसिडरिंग दैट दिस इज़ अ गिवन गुड, यानी कीमत तो इसकी कम हुई है लेकिन इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, तो अब इसका इंक्लिनेशन ज़्यादा राइस की तरफ हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से ही इज़ नाउ एट इक्विलिब्रियम हेयर E1 E2, सिंस ये IC1 था ये IC2 है। इसकी मैंने आपको इसका मीनिंग क्या बताया था कि गिवन गुड वो होती है कि जब इसकी कीमत कम हो इसको लोग पहले से कम परचेज़ करें या पहले से कम क्वांटिटी करें। तो आप देखें इसको हमने ड्रॉ भी ऐसे ही करना है कि इसकी क्वांटिटी पहले से कम हो जाए, OW2, और ये हो जाएगी OR2। राइस को उसने बढ़ा दिया, वीट को उसने
कम कर दिया। अब इस केस में जब हम दो इक्विलिब्रियम्स की पोजीशंस को ज्वाइन करेंगे, ये है और ये, ठीक है, तो ये कर्व आपका क्या कहलाएगा? दिस कर्व इज कॉल्ड PCC, प्राइस कंजम्पशन कर्व। ऑफ प्राइस कंजम्पशन कर्व आपको क्या बता रहा है? प्राइस इफेक्ट when commodity X is a given good. It might seem to you a little technical, but if you know what are normal goods, what are inferior goods, what are given goods, और आपको ये पता हो कि जब इनकम और प्राइस चेंज होती है तो बजट लाइन की शिफ्ट्स की वजह क्या है और वो किस तरह शिफ्ट होंगी, देन ऑल दिस बिकम्स वेरी इजी। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आप प्लीज़ पहले भी एक वीडियो इस पे मैंने बनाई थी इन डिफरेंस कर्व पर और बजट लाइन पर, आप वो देखें, अपना कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर करें, देन यू कम बैक टू दिस वीडियो, इट विल ऑल बिकम ईजी फॉर यू, एंड दैट्स इट। थैंक यू।